नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था यानी कि इंडियन पॉलिटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो हमारा सीरीज चल रहा है उसका पार्ट 5 लेके आए हैं और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन सबको यहाँ पर हम कवर करेंगे। सो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल के आइकन पर ज़रूर प्रेस करिए, क्योंकि ये सारे वीडियोज़ आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन धीरे धीरे करके हम कवर करेंगे और एक तरीके से समझिए वो सारे टॉपिक्स भी आपके कवर हो जाएंगे। सो आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919 या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? उपर्युक्त में से कोई नहीं। आइए इसके बारे में आप जानते हैं क्या है ये चीज़ और कब इसको किस अधिनियम द्वारा लाया गया था और कब लाया गया था। सो दोस्तों, जब हम बात करते हैं संघीय न्यायालय की, तो संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। इसके जो पहले न्यायाधीश थे उनका नाम था सर मॉरिस ग्रेवर और ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही हम बात करें कि इसका उद्घाटन यानी कि इनॉग्रेशन कब हुआ था सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन या फिर उद्घाटन ये हुआ था 28 जनवरी 1950 को। और अगर हम आज़ादी से पहले की बात करें तो जैसे आज जो हाईएस्ट कोर्ट है इंडिया में वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उस टाइम पर एक प्रिवी काउंसिल हुआ करती थी जब आज़ादी से पहले की हम बात कर रहे हैं, बट आज जो है वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का संविधान के पार्ट 5 में आर्टिकल 124 से लेके 147 तक ये सारी चीज़ें जो सारे आर्टिकल हैं ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में हैं, उसके गठन के बारे में, उसकी स्वतंत्रता, उसका न्याय क्षेत्र, उसकी पावर क्या है और क्या प्रोसेस चलते हैं उसमें, वो सब चीज़ें आर्टिकल 124 से लेके 147 तक के बीच में संविधान के भाग 5 में दिए हुए हैं। सो ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर कोई क्लरिकल ग्रेड का एग्ज़ाम होता है तो उसमें तो ये चीज़ पूछ ही लेते हैं। साथ ही अगर हम बात करें कि किस प्रकार की व्यवस्था है इंडिया में, जो न्यायिक व्यवस्था है वो कैसी है, ठीक है। सो इंडिया में मतलब हमारे यहाँ जो है इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है, मतलब कि एक एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है जिसमें टॉप पर सुप्रीम कोर्ट होता है और उसके बाद फिर आता है हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के बाद फिर जो है आता है आपका जनपद न्यायालय या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। उसके बाद सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी कि जो आपका अधीनस्थ न्यायालय हैं वो इसके अंदर आते हैं। अब यहाँ पर जब हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की तो इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला करना हो या फिर किसी मुकदमे को एक अदालत से दूसरे अदालत में मतलब एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करना हो तो ये भी सुप्रीम कोर्ट कर सकता है और किसी अदालत का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट अपने पास मंगवा सकता है। वहीं हाई कोर्ट की बात करें तो ये निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है, राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है, अपने सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का सुपरिंटेंडेंस यानी कि अधीक्षण और नियंत्रण कंट्रोल करता है। वहीं बात करें हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स की तो ज़िले में दायर जो मुकदमे होते हैं उसकी सुनवाई कर सकता है ये और करता है, और इसके अलावा निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई भी करता है और गंभीर किस्म के जो आपराधिक मामले हैं उन पर फैसला सुना सकता है। और इसके बाद जब हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की तो इसके अंदर दो तरीके के कोर्ट्स आते हैं, सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट। जब हम बात करेंगे सिविल कोर्ट की तो वहाँ पर जो जज होते हैं वो कहलाते हैं डिस्ट्रिक्ट जज और जो क्रिमिनल कोर्ट होते हैं वो उसके जज जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे सेशन जज। सो दोस्तों, ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन थी जो जुडिशरी का सिस्टम है इंडिया में उससे रिलेटेड। सो आइए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? 27 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 29 जनवरी 1950 या फिर 30 जनवरी 1950। तो सही आंसर क्या है इसका? 28 जनवरी 1950। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए हैं। कथन ए, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। कारण आर, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। उपर्युक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन एक सही है? ऑप्शन ए है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही स्पष्टीकरण है ए का। वहीं ऑप्शन बी है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर सही स्पष्टीकरण नहीं है ए का। ऑप्शन सी है कि ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है कि ए गलत है किंतु आर सही है।
तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा हमारा ऑप्शन सी, जिसमें ए सही है किंतु आर गलत है। जब हम बात करते हैं संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है तो ये बात ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 53 में ऐसा दिया हुआ है। वहीं जब हम बात करें राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है तो ये चीज़ गलत है, क्योंकि आर्टिकल 74 के क्लॉज 1 में ये चीज़ गिवन है कि राष्ट्रपति कोई भी काम अगर करेगा तो उसके लिए उसे मंत्रिपरिषद की सलाह लेनी पड़ेगी। मतलब उस पर लिमिट्स हैं, राष्ट्रपति का कोई भी काम करने के लिए एक लिमिट लगाई हुई है कि उसको पहले मंत्रिपरिषद से सलाह लेनी पड़ेगी। तो ये चीज़ गलत है कि उसकी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। जब हम राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के बारे में बात करते हैं तो ये एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। कोई भी बिल बिना प्रेसिडेंट की सहमति से लॉ नहीं बन सकता, कानून नहीं बन सकता। और मनी बिल की बात करें तो मनी बिल को छोड़कर सभी बिलों को राष्ट्रपति रिकंसिडरेशन के लिए, पुनः अवलोकन के लिए या पुनः विचार के लिए भेज सकता है पार्लियामेंट को, लेकिन मनी बिल के केस में ऐसा नहीं होता है। अब बात करते हैं अपॉइंटमेंट्स की कि किन किन का ये अपॉइंटमेंट या नियुक्ति कर सकता है राष्ट्रपति। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि गैर संवैधानिक संस्थाओं की। गैर संवैधानिक संस्थाओं का मतलब हो गया जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं और जो कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं, यानी कि नियंत्रक, महालेखा परीक्षक और भारत का महान्यायवादी। इन दोनों का अपॉइंटमेंट कौन करता है? राष्ट्रपति। वहीं प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के जो दूसरे मंत्री हैं उनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है। अब बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में आपका यूपीएससी, संघ लोक सेवा आयोग, इसके चेयरमैन और इसके मेंबर्स का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो दूसरे मेंबर हैं इलेक्शन कमीशन के, उनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है। और फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति करता है। ऐसे ही नेशनल कमीशन फॉर SC ST, इसके मेंबर्स और इसके चेयरमैन, इनका अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति करता है। इसके बाद बात करें जुडिशरी यानी कि अदालतों की या फिर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं इनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करता है। और जो दूसरे जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका अपॉइंटमेंट करता है CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सलाह पर। ऐसे ही जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, उनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के एडवाइस या उनसे कंसल्ट करने के बाद करता है। और जो दूसरे जजेस होते हैं हाई कोर्ट का, उनका अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनके साथ एडवाइस करके उनसे विचार विमर्श करने के बाद किया जाता है। दोस्तों, इसके अलावा एक चीज़ और बचती है हमारी कि यूनियन टेरिटरीज़ के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनका अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति करता है। और जो एम्बेसडर हो गए, जो राजदूत वगैरह हैं, और जो हाई कमिश्नर हो गए, उन सबका अपॉइंटमेंट भी राष्ट्रपति करता है। दोस्तों, ये सारी बातें हैं राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियों के बारे में। अब आइए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त दोनों या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर क्या है इसका? एकल नागरिकता। आइए अब इस टॉपिक के बारे में और समझते हैं, सिटीजनशिप के बारे में। दोस्तों, भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। जब नागरिकता की बात होगी तो नागरिकों की बात होगी, तो ये हमें समझना बड़ा ज़रूरी है कि कितने प्रकार के लोग हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ पीपल की बात करें तो ये 2 प्रकार के हो सकते हैं, सिटीजन्स और एलियंस। जब हम सिटीजन्स की बात कर रहे हैं तो हम देशी नागरिकों की बात कर रहे हैं, मतलब हम सिर्फ भारतीयों की बात कर रहे हैं। इनको सारे सिविल और पॉलिटिकल राइट्स, मतलब सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। वहीं एलियंस की बात करें तो ये सब कैटेगराइज्ड होते हैं फ्रेंडली एलियंस और एनिमी एलियंस में। जब हम बात करते हैं फ्रेंडली एलियंस की, तो ये उन लोगों के बारे में हो रहा है बात जो ऐसे देशों से हैं जिनसे हमारे संबंध अच्छे हैं। वहीं एलियन जो वैसे हैं एनिमी वाले, तो ये उन कंट्रीज़ की बात है जहाँ से हमारे संबंध बहुत ज़्यादा कटु हैं, मतलब वॉर टाइप सिचुएशन रहती है। अब जब हम एलियन, जो एनिमी एलियंस हैं, उनकी बात कर रहे हैं, इनको कम राइट दिए जाते हैं इन कंपैरिजन टू फ्रेंडली एलियंस। यहाँ पर आर्टिकल 22 जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन है, ये इन पर लागू नहीं होता। ये वाला मूल अधिकार जो है इन लोगों को नहीं प्राप्त होता है। अब बात करें हम आर्टिकल 22 में ऐसे क्या प्रोविजंस हैं जो एनिमी एलियंस को नहीं दिए जाते हैं। एनिमी एलियंस के लिए हम बात करें आर्टिकल 22 की, तो
आर्टिकल 22 को पहले समझते हैं। आर्टिकल 22 में क्या है कि कभी भी किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसको कारण बताना अनिवार्य होगा कि क्यों उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना आवश्यक है और उस व्यक्ति को ये राइट होगा कि वो अपनी पसंद का वकील ले सकता है जिसके थ्रू वो अपना केस लड़वा सकता है। सो ये सारी चीज़ें हैं, बट ये एनिमी एलियंस को ये सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं। सो आइए अब बात करते हैं उन अधिकारों की जो भारतीयों को मिले हुए हैं। सो इसमें सबसे पहले आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 हमारा क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ में उसके कास्ट, उसके सेक्स, उसका जो रिलीजन है उसके नाम पर या प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, कोई भी भेदभाव नहीं होगा। और ऐसे ही आर्टिकल 16 की बात करें तो जितने भी लोग हैं, जितने भी भारतीय हैं, सबको एम्प्लॉयमेंट के, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मैटर पर इक्वल समझा जाएगा, मतलब सबको समान समझा जाएगा, सबको बराबर का अवसर प्राप्त होगा। आर्टिकल 19 की बात करें तो यहाँ पर फ्रीडम है आपका स्पीच का, कि आप बोल सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, असेंबली बना सकते हैं, एसोसिएशन बना सकते हैं, कहीं भी हिंदुस्तान में घूम फिर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कोई भी प्रोफेशन अपना सकते हैं। तो ये सारे अधिकार हैं। साथ ही आपको आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो कि कल्चरल और एजुकेशनल राइट का है वो भी आपको प्राप्त है। इसके अलावा राइट टू वोट और राइट टू कॉन्टेस्ट, मतलब कि मतदान करने का अधिकार और चुनाव लड़ने का अधिकार भी आपको प्राप्त है। तो ये सारे अधिकार जो इंडियंस हैं, जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, उन सबको प्राप्त हैं। सो आइए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, या फिर सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। तो इसका सही आंसर क्या है? सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। आइए अब इससे रिलेटेड वो फैक्ट्स जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको कवर करते हैं। आइए बात करते हैं डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों की। तो इसमें क्या है कि ये हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 36 से लेके 51 तक, 36 से 51 तक इन चीज़ों को दिया गया है। और जो संविधान निर्माता थे उनका लक्ष्य ये था कि इन सिद्धांतों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, लोकतांत्रिक और कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सके। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें हमने डीपीएसपी को लिया है आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से, और आयरलैंड का जो 1937 का कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से, और आयरलैंड ने इसको लिया था कहाँ से? स्पेन से। तो ये एक क्रम याद रखिएगा। और वहीं हम बात करें डॉक्टर अंबेडकर की, तो डॉक्टर अंबेडकर ने डीपीएसपी को नोवेल फीचर्स कहा है, और ग्रेनविल ऑस्टिन ने डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों के लिए बोला है कि ये संविधान की मूल आत्मा है। ये था आज का पूरा वीडियो दोस्तों, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कवर करे और उनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको कवर किया। आपको ये हमारी सीरीज़ कैसी लग रही हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। कितना आपके लिए बेनिफिशियल है और कितना इम्प्रूवमेंट लगता है कि आपको क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए इस सब में, ये सब हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और बेल के आइकन पर ज़रूर प्रेस करिए ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।